नमस्कार। अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज करेंगे जम्मू का दौरा। पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों समेत व्यापारियों और शिक्षाविदों से करेंगे संवाद। कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू का लिंक। कहा, चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं, गरीबों का विश्वास है मोदी की गारंटी। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 27वां सम्मेलन आज से युगांडा की राजधानी कंपाला में। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। संसदीय कार्य में आम सहमति बनाना विषय पर विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने पर जोर। नेपाली समकक्ष एनपी सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इस वर्ष नजर आएगी लड़कियों की बड़ी भागीदारी। गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी की 907 लड़कियां लेंगी हिस्सा। पूर्वोत्तर से 45 लड़कियों वाला एनसीसी बैंड पहली बार होगा शामिल। एनसीसी कैडेट्स करेंगे अनुशासन और सेवा की समृद्ध परंपरा का प्रदर्शन। अपडेट एट 10 में अब बात विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू का दौरा करेंगे। सुबह 11:15 बजे उपराष्ट्रपति शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उपराष्ट्रपति क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित व्यापारियों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और नागरिक समाज के सदस्यों से संवाद करेंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कठुआ में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस स्टार्टअप एक्सपो की थीम है उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। इस एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC, DBT, भारत सरकार और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से कुल 25 स्टार्टअप अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन इस एक्सपो में करेंगे। इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में संसद का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन में भाग ले रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन 6 जनवरी तक किया गया है। इसमें 52 कॉमनवेल्थ देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की ओर से निष्पक्षता को बनाए रखना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। साथ ही संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संसद की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। साथ ही विविध और समावेशी संसद और सांसदों की सुरक्षा के उपाय भी चर्चा के मुद्दे हैं। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन वर्ष 2026 में भारत में होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश युगांडा से पदभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसानों के लिए एक नई पोर्टल की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में तुअर दाल उगाने वाले किसानों के लिए पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल लॉन्च करेंगे। ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य घरेलू दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीद की जाएगी
और किसानों को एमएसपी या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान किया जाएगा। तुअर दाल खरीद पोर्टल का शुभारंभ नई हरित क्रांति की सरकार की व्यापक दृष्टि का प्रतीक होगा, जिसमें गेहूं और चावल जैसी पारंपरिक फसलों के साथ साथ दालें और तिलहन भी शामिल होंगे। इस किसान केंद्रित पहल का उद्देश्य नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ तुअर दाल उत्पादकों को सशक्त बनाना है। अब बात विदेश मंत्री के नेपाल दौरे की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्री नेपाल के अपने समकक्ष एनपी सऊद के निमंत्रण पर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में हुई थी। ये दोनों मंत्रियों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री नेपाल के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे। नेपाल और भारत के विदेश मंत्री संयुक्त रूप से 132 केवीए की 3 ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करेंगे। इसी तरह नेपाल और भारत के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए अपने साक्षात्कार का लिंक सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की राह के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मोदी गारंटी का मतलब आखिर क्या है। उन्होंने अन्य विषयों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की है। लिंक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि इसमें मैंने हमारे शासन के एजेंडे, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की राह, मोदी गारंटी का क्या मतलब है और वैश्विक मुद्दों सहित अन्य कई विषयों पर बातचीत की है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। सरकारी अधिकारियों को बार बार कोर्ट में बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही को छोड़कर अदालतों में सरकारी अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं हो सकती है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बार बार अधिकारियों को समन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले में एक एसओपी तैयार की गई है, उसका पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसओपी को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर आए एक फैसले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की गई थी। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य अदालतों को सरकारी अधिकारियों को बार बार तलब करने से दूर रखने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एनसीसी के कैडेट्स के माध्यम से अनुशासन और सेवा की समृद्ध परंपरा नजर आएगी। इस वर्ष लड़कियों की बड़ी भागीदारी दिखेगी। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने बताया कि देश भर से कुल 2274 कैडेट 1 महीने तक चलने वाले शिविर में भाग ले रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 907 लड़कियां शामिल हैं। कैडेटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 122 और पूर्वोत्तर के 177 कैडेट भी शामिल हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पूर्वोत्तर से 45 लड़कियों वाला एनसीसी बैंड पहली बार भाग लेगा। इस बार के रिपब्लिक डे कैंप में हमारे पास 2274 cadets हैं and have a enhanced participation of girls cadets in this. We have approximately about 907 girls are in this camp. हमारी girls की संख्या 39% है
and there has been a steady increase in girls' participation and girls' participation, enrollment and participation in all the activities. This camp will be inaugurated by the Honorable Vice President, and the camp culminates with the PM rally, and there are various competition जो इस camp के अंदर होंगे, started from best contingent, best cadet to horse riding. So the cadets, this is ये कैंप एक्चुअली में पूरे साल का जो हमारा एनसीसी का ट्रेनिंग है उसका एक एक्चुअली में एसेंस है, उसका एक जो तो इस साल वी हैव अचीव्ड माइलस्टोन इन दिस ट्रेनिंग. वी हैव पुट इन एफर्ट्स टू ट्रेन देम. तकरीबन 7 लाख कैडेट्स ने हमारे जो कैंप्स हैं वो एनसीसी के अटेंड किए हैं. हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप किए हैं जिसमें तकरीबन 16,000 कैडेट्स आए हैं. 2 अलग टाइप के कैंप किए हैं इस बार. एक एरोस्पेस कैंप किया था हमने इसरो के हिसाब से, जिसमें हमने सारे देश के कैडेट्स को लेके आए थे एंड वी हैड गिवन देम एक्सपोजर टू आवर स्पेस कैपेबिलिटी. एक ऐसी हमने डीआरडीओ कैंप किए थे डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में, जहां अगेन पूरे देश के कैडेट्स लेके आए थे और उन्होंने डीआरडीओ की फैसिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के साथ में हमने उनको अवगत कराया. अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की. सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं. आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि 9 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं. 6,79,000 रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी. विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस महीने की 25 तारीख तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के बल्लोप में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं को गांव ढाड़ी तक पहुंचा रही है. इससे वंचित और अभावग्रस्तों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने, उन्हें स्वावलंबन की राह पर अग्रसर करने का काम हो रहा है. कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बहनों का आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वयं सहायता समूह गठित कर उसमें बनाए जाने वाले उत्पाद चिन्हित करें. उन्होंने कहा कि बहनों को प्रशिक्षण और बैंक से ऋण दिलवाने, उचित दर पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे. इससे वो घर पर ही स्वरोजगार से आय अर्जित कर पाएंगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी की प्रिया सैनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि बूंदी की बेटी प्रिया सैनी की सफलता की कहानी प्रेरणा देती है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अब वो स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने कामना की कि सभी बहनें प्रिया की तरह स्वावलंबी बनें. हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया. डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था. डीआरडीओ का काम हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना और इसके लिए शोध करना है. मौजूदा समय में डीआरडीओ के पास 5,000 वैज्ञानिक हैं. इसके साथ ही इसके पास करीब 30,000 कर्मी भी हैं. आइए आपको भी रूबरू कराते हैं डीआरडीओ की उपलब्धियों से.
डीआरडीओ की उपलब्धियों के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से आ रही एक अच्छी खबर की। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई है। माता चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क के 3 नए सदस्यों का स्वागत किया है। नामीबियाई चीता आशा ने शावकों को जन्म दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिकल्पित प्रोजेक्ट चीता की जबरदस्त सफलता है। उन्होंने आगे लिखा कि परियोजना में शामिल सभी विशेषज्ञों और कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता की एक बड़ी सफलता बताया है। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डीएफओ थिरुकुराल आर ने इसकी पुष्टि की है। कूनो से नन्हे शावकों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं इन नन्हे शावकों से। और अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में आज दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम सीरीज 1-1 से बराबर करने के इरादे से आज मैदान संभालेगी। बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की पहली पारी 55 रन पर ही सिमट गई। वहीं भारत ने पहली पारी में 153 रन बनाए। भारत को 98 रन की लीड मिली। पहले दिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके। मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए हैं, मगर अब भी भारतीय टीम पहली पारी में 36 रनों से आगे है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय है। रामलला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन के लिए तरह तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम को समर्पित हंसराज रघुवंशी का भजन सोशल मीडिया पर साझा किया। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस राम भजन के साथ। आप बनी रहिए सनसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीता। अयोध्या अयोध्या मेरे प्यारे राम,
रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाचे दोनों किनारे, नाचे दसों दिशाएं झूम रही, यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के, यहाँ साधु सारे नाच रहे। राम की धुन में होके मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पे शंकर देवी देवता नाच रहे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। बाजे मंजीरे और मृदंग, हवा में उड़े केसरिया रंग, लौट आए हैं रघुवंशी, सिया लखन हनुमत के संग।